गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साझेदारों के संबंध टॉपिक में ही एक पॉइंट है फर्म का पुनर्गठन, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारों की सर्वसम्मति से किसी नए व्यक्ति को फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। मतलब जब भी किसी फर्म में साझेदारों में आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है अथवा फर्म की संरचना में परिवर्तन होता है तो इसे फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अब फर्म का पुनर्गठन किस किस प्रकार से होता है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है नए साझेदार का प्रवेश। पार्टनरशिप्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 31 धारा 31 के अनुसार, जैसा मैंने अभी बताया, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारों की सर्वसम्मति से किसी भी नए व्यक्ति को फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है, सभी साझेदारों की सम्मति हो। प्रवेश, नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में साझेदारों के बीच पहले से हुए किसी अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि सब साझेदारों की सहमति से ऐसा हो सकता है जिससे फर्म का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। यदि अनुबंध के अनुसार किसी एक अनुभवी साझेदार को किसी नवीन व्यक्ति को साझेदार बनाने या न बनाने का अधिकार दिया गया है तो अन्य साझेदार के विरुद्ध मत रखने पर भी उंगली नहीं उठा सकते। मतलब सभी साझेदार सहमत होंगे तब ही नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। दूसरी जो परिस्थिति होती है फर्म के पुनर्गठन की, वो होती है साझेदार का निवृत्त या पृथक होना। निवृत्त या रिटायर होने से आशय यह है कि केवल एक साझेदार को अपने को पृथक कर लें और शेष साझेदार फर्म के कारोबार को चालू रखें। ऐसी दशा में फर्म समाप्त नहीं होती। यदि किसी एक साझेदार के अलग होने से फर्म समाप्त हो जाए तो इसे हम रिटायरमेंट नहीं कहेंगे, ये तो फर्म की समाप्ति कहलाती है। निवृत्त होने से तात्पर्य है कि एक साझेदार के अलग होने के बाद भी फर्म का संचालन होता रहे और साझेदार में ऐसी अनुबंध व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें साझेदार निवृत्त हो रहा है। अगर एक साझेदार निवृत्त हो जाता है तब भी वह निवृत्ति से पूर्व के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। बाद के कार्यों के लिए भी सार्वजनिक सूचना न देने तक साझेदार उत्तरदायी होगा। साझेदार होने की जानकारी के बिना दायित्व नहीं है। यदि सार्वजनिक सूचना देकर के निवृत्त हुआ है या अन्य कोई सूचना दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति बिना ये जाने कि वह साझेदार है या नहीं है फर्म से व्यवहार करता है तो इसके लिए बाहर जाने वाला साझेदार जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट जो फर्म के पुनर्गठन की परिस्थिति आती है वो कंडीशन होती है साझेदार का निष्कासन। सामान्यतः किसी भी साझेदार को फर्म से निकाला नहीं जा सकता, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें साझेदार को फर्म से निकाला जा सकता है। पहला है यदि साझेदारों के आपसी ठहराव द्वारा उन्हें ऐसा अधिकार हो और दूसरा उन्होंने ऐसे अधिकार का प्रयोग सद्भावना से किया हो। देखो, इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि जब किसी साझेदार को साझेदारी से निकाला जाए तो आपसी समझौते की शर्त का पालन करना चाहिए। दोषी साझेदार को उचित नोटिस देकर तथा उसको स्पष्टीकरण देने या निष्कासन के कारण को दूर करने का अवसर देना चाहिए। साझेदार को स्पष्ट अधिकारों के अंतर्गत सर्वसम्मति से ही हटाया जा सकता है। इसके अभाव में हटाना व्यर्थ है। वैध रूप से हटाए गए साझेदारों के दायित्व भी निवृत्त होने वाले साझेदारों के समान ही होते हैं। नेक्स्ट जो है फर्म के पुनर्गठन की कंडीशन में साझेदार का दिवालिया होना। किसी भी साझेदार को दिवालिया घोषित किए जाने की तिथि के बाद वह फर्म का साझेदार नहीं रहता है, भले ही फर्म का विघटन हो अथवा नहीं। यदि साझेदार अनुबंध के अनुसार किसी साझेदार को दिवालिया घोषित किए जाने पर फर्म का विघटन नहीं किया जाता है तो दिवालिया साझेदार की संपत्ति फर्म के कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। इस प्रकार दिवालियापन की घोषणा की तिथि के बाद से दिवालिया साझेदार के कार्यों से फर्म उत्तरदायी नहीं होगी। किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर दिवालिया व्यक्ति साझेदार नहीं बना रह सकता। साझेदार को जिस दिन दिवालिया घोषित किया गया है उसी दिन से वह फर्म का साझेदार नहीं रहता। किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया होने पर संपूर्ण फर्म का विघटन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आती है साझेदार की मृत्यु। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर संपूर्ण साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, किंतु यदि साझेदारी के अनुबंध के अनुसार फर्म का विघटन नहीं होता है तो साझेदार की मृत्यु के बाद किए गए कार्यों के लिए मृत साझेदार की संपत्ति उत्तरदायी नहीं होगी।
साझेदार की मृत्यु की दशा में किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एक साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके प्रति या कोई समझौता किया जाता है तो उसके लिए उस मृतक साझेदार की संपत्ति या उसका उत्तराधिकारी दायरी नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन है साझेदार द्वारा हित का हस्तांतरण करना। यदि साझेदारी फर्म का कोई साझेदार फर्म में अपने हितों को किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देता है तो भी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। कोई भी साझेदार किसी फर्म में अपने हित का अन्य व्यक्ति को विक्रय करके अथवा गिरवी रखकर या अन्य कोई प्रभाव उत्पन्न करके हस्तांतरित कर सकता है। हस्तांतरण से पूर्व अथवा आंशिक हो सकता है, किंतु यदि हस्तांतरित फर्म के जीवन काल में फर्म के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तथा उसे फर्म का हिसाब किताब देखने, मांगने तथा निरीक्षण करने का अधिकार भी नहीं होता है। हस्तांतरणकर्ता को जो लाभ हैं वो साझेदार द्वारा स्वीकृत लाभों के हिसाब से प्राप्त होते हैं। साझेदारी फर्म में आंशिक हित हस्तांतरण करके साझेदार बन सकता है। एक साझेदारी हस्तांतरित हित प्राप्त करके भी स्वतः फर्म का साझेदार नहीं बन सकता। फर्म के अन्य साझेदार सर्वसम्मति से हस्तांतरित को साझेदारी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। एक साझेदार दूसरे साझेदार से उस फर्म में हित अपने स्वयं के लिए खरीद सकता है, किंतु फर्म के लिए नहीं खरीद सकता। यदि कोई साझेदार हित हस्तांतरण पर आपत्ति करता है तो हित हस्तांतरण करने वाला साझेदार न्यायालय में प्रार्थना करके साझेदारी फर्म को भंग करवा सकता है। यह हमने देखे फर्म के पुनर्गठन की कैसी कैसी परिस्थितियां होगी जिसमें हमको फर्म का पुनर्गठन करना होगा।